जो लोग वंचित हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, उनको न्याय मिले और उनको सरकारी सेवा में आने का अवसर मिले। तो मैं चुनाव से ज़्यादा फोकस अपने संगठन को मजबूत करने में ध्यान दे रहा हूँ। बिना संगठन मजबूत किए हुए मैं समझता हूँ कि लोग कहेंगे कि आप 40 लोकसभा चुनाव लड़ जाइए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सब निर्णय आदरणीय शरद पवार साहब ने संपूर्ण बिहार के लोगों को बुलाकर बैठकर और सब पे आम सहमति से ये निर्णय शरद पवार साहब को ही ले। हर जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर जिले में अपना संगठन है और हम चाह रहे हैं कि हर जिले में मजबूत संगठन बने ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो पहले संगठन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संगठन मजबूत होगा तभी हम चुनाव में कुछ अच्छा कर सकते। उन लोगों का ये था कि बस पटना से दिल्ली, दिल्ली से कटिहार, कटिहार से किशनगंज। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉप के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं राजधानी पटना में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह जी हैं। और आपको बता दें कि बिहार में एनसीपी इनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी में कई सारे अहम मुद्दे हैं, जिसमें बिहार में 75% आरक्षण, जातीय सर्वे रिपोर्ट और साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आई है, इसके बाद बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा और एनसीपी की क्या भूमिका होगी, इसी विषय पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल यह है कि बिहार में जातीय सर्वे रिपोर्ट आ गई, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आ गई, नीतीश जी ने आरक्षण लागू कर दिया, क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार की? देखिए, जातिगत सर्वे का जहाँ तक सवाल है, यानी जाति से जुड़े हुए जो संख्या है वो स्पष्ट हो गई कि बिहार में इतनी संख्या फलाना जाति की है, फलाना जाति की। ये पहले भी था, ये कोई आज नहीं है कि आज जाति का सर्वेक्षण करके आंकड़ा पेश किया गया है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे इस बार हुआ। राजनीतिक जहाँ तक इसका असर राजनीति पर पड़ने वाला, तो मैं समझता हूँ कि इसका राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अनुमान यही था कि जो परसेंटेज बिहार सरकार के जातीय जनगणना में दिखलाया गया है, लगभग उसी को परसेंटेज लोग मान रहे थे। ऐसा कुछ नई बात इसमें नहीं लगता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आरक्षण की बात है, तो आरक्षण पहले से भी था, आज भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आरक्षण का सही से पालन, इसका रोस्टर सही से बने और जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ मिले, इसकी जरूरत मैं समझता हूँ कि अभी भी है। क्योंकि जो वंचित समाज के लोग हैं, वाकई में वो आज भी कम पढ़े लिखे के कारण आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते। आरक्षण तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, लेकिन उसका लाभ कितना मिल पाता है वंचित समाज को, ये देखने की बात है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर निश्चित तौर पर सर्वेक्षण कराए कि जो लोग सक्षम है और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिले। और जो आरक्षण लेके कई बार समझे तो क्रीमी लेयर के ऊपर है, तो ये सब चीज़ से वंचित किया जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ मिल सके। आरक्षण पहले से भी था, आज भी आरक्षण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा है, तो ये तो राज्य सरकार के विवेकाधीन है, भाई उनका मर्जी है। लेकिन जो आरक्षण का क्राइटेरिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इतना परसेंट से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो अब ये मामला, बहुत लोग कोर्ट गए हैं, उसमें क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात नहीं। सरकार ने जो किया है, सरकार का निर्णय ये है, इस मायने में मैं समझता हूँ अच्छा है कि जो लोग वंचित हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, उनको न्याय मिले और उनको सरकारी सेवा में आने का अवसर मिले। लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उन लोगों को वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहते, जो दबे कुचले वंचित। चलिए, माहौल तैयार हो गया है, तो ऐसे में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के, एनसीपी की क्या भूमिका होगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव? देखिए, एनसीपी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में हम लोग पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे। पिछले 2 साल से हमको शरद पवार साहब ने यहाँ के संयोजक और वर्तमान में मैं अध्यक्ष बनाया, विश्वास जताया है। तो मैं चुनाव से ज़्यादा फोकस अपने संगठन को मजबूत करने में ध्यान दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, ताकि आने वाला चुनाव में इसका असर हो। अब बिना संगठन मजबूत किए हुए मैं समझता हूँ कि
लोग कहेंगे कि आप 40 लोकसभा चुनाव लड़ जाइए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले मैं संगठन को मजबूत कर रहा हूँ और चुनाव का निर्णय आदरणीय शरद पवार साहब लेंगे कि कितने सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है, किससे गठबंधन करना है, वो सब निर्णय आदरणीय शरद पवार साहब लेंगे। संपूर्ण बिहार के लोगों को बुलाकर बैठकर और सबके आम सहमति से ये निर्णय शरद पवार साहब को ही लेना है। लेकिन जो INDIA गठबंधन बना है उसमें एनसीपी भी शामिल है और पहले से एक सीट कटिहार, जो आपके पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे तारिक अनवर, वो चुनाव लड़ते थे, तो जाहिर सी बात है कि एक सीट कम से कम तो एनसीपी चाहेगी कि जो उधर का इलाका है किशनगंज, अररिया किशनगंज, जहां आपका एक जनाधार है कटिहार, तो क्या पार्टी लड़ सकती है? देखिए, जनाधार की बात आप कहें तो कटिहार किशनगंज अररिया की बात नहीं है। हम जनाधार पूरे बिहार में बनाने के लिए तत्पर हैं और निश्चित तौर पर तारिक अनवर साहब पार्टी के सदस्य के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उस इलाके में काम किए हैं, तो लोग समझते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सीमांचल में ही बेस है, प्रभाव है, ऐसा मैं नहीं समझता। हर जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर जिले में अपना संगठन है और हम चाह रहे हैं कि हर जिले में मजबूत संगठन बने ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें और INDA गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ें और निश्चित तौर पे भागीदारी हमारे आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर होगी, लोकसभा हो या विधानसभा हो। और हम इसी आशा के साथ कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में लगे हुए। पवार साहब भी जून में पार्टी कार्यालय आए थे तो लोगों को यही कहा था कि भाई आप लोग पहले संगठन को बनाइए, चुनाव की बात तो हम लोग बाद में कर लेंगे, तो पहले संगठन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संगठन मजबूत होगा तभी हम चुनाव में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आखिरी और सबसे अहम सवाल, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एनसीपी में लगातार जितने लोग आए उन्होंने पार्टी को यूज किया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या तारिक अनवर की बात करें या बाद के दिनों में कई बड़े नेता जो हैं आपके पार्टी में आए, पार्टी ने उचित मान सम्मान दिया, पर अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों ने पार्टी को यूज किया। तो आप अब प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या बड़ी चुनौती है? आज आपने कहा कि एनसीपी को लोगों ने प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। आज उन लोगों की स्थिति क्या है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया उन लोगों की आज राजनीतिक हैसियत क्या है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी दल में घूमते रह रहे। तो राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल एनसीपी तो हुई है, लेकिन एनसीपी को इस बार शरद पवार साहब ने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। आपको कार्यकर्ता के रूप में थे और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो हमें तो पता है कि कहाँ से क्या कमी है, कहाँ क्या करनी चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। उस चीज़ों को हमने ध्यान में रखा है और ग्रास रूट पे हम पार्टी को ले जाना चाहते हैं, बिना हंगामा किए हुए, बिना ढोल नगाड़े के। चुपचाप हम लोग अपना संगठन पर ध्यान दे रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका असर अब हमको लगता है दिखने लगा है। अभी कुछ कार्यक्रम में जिलों का दौरा करने के बाद हमको लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लोग जुड़े हैं और एक्टिव हुए हैं। पहले लोग थे लेकिन एक्टिव नहीं थे, वजह था कि बड़े नेता बिहार के जो लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय महासचिव, उन लोगों का ये था कि बस पटना से दिल्ली, दिल्ली से कटिहार, कटिहार से किशनगंज, मतलब यही दौरा उनका होता था, 38 जिला में उनका जाना नहीं था। हम लोगों ने ये शुरुआत करी है और निश्चित तौर पर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इसका असर अभी 3-4 दिन पहले कुछ कांग्रेस के बड़े नेता हम लोग की पार्टी में जुड़े, भाजपा के 400-500 कार्यकर्ता 27 तारीख को हम लोग की पार्टी से जुड़े। निश्चित तौर पर अब दिखने लगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जमीन पे काम कर रही है, मजबूत हो रही है। बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। पार्टी के बिहार से विधायक और सांसद भी रहे हैं। ऐसे में राणा रणवीर सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का दमखम बिहार में दिखाने की भी जिम्मेवारी है। इसी तरह के तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।